नमस्कार साथियों, आज हम निशा फाउंडेशन की नीट और आईआईटी की तैयारी और कैसे प्लानिंग और किस प्लानिंग के साथ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स रेनवाल से तैयार किए जा रहे हैं, उसके लिए मैं हमारी टीम साथी से परिचय आपका करवाऊंगा। शोएब जी फिजिक्स फैकल्टी के रूप में और हेमंत जी केमिस्ट्री के रूप में। और मुख्य जो नीट और आईआईटी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार करने की जो प्लानिंग्स है वो इसी टीम के ऊपर निर्भर करती है। तो आपको मैं रेनवाल में किस प्रकार की प्लानिंग के साथ 2 साल बच्चा आपके पास रहता है 22 से 24 महीने के लिए, आपकी प्लानिंग कैसे रहती है शुरुआत से अंत तक, कि उस बच्चे को कैसे तैयार करते हैं कि वो 12th के साथ डॉक्टर्स बने और इंजीनियर्स बने। एक बार हमारे साथियों को जरूर बताएं कि किस प्रकार की सुविधाएं आप फैसिलिटीज आप उपलब्ध करवा रहे हो किशनगढ़ रेनवाल निशा फाउंडेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी सर आपका। देखिए सर, यहाँ पे जो मुख्यतः कंसंट्रेशन होता है वो बच्चों की ग्रोथ के ऊपर होता है यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें से मुख्यतः जो फैसिलिटीज़ आपको पता है जो बहुत मैंडेटरी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी का साथ रहेगा तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्पफुल मिलेगी। उसके साथ साथ हमारे पास हर एक शेड्यूल की अर्लिंग प्लानिंग रहती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ की बात कर लो, चाहे सेमिनार की बात कर लो, डाउट काउंटर्स की बात कर लो, तो उसकी एक अर्ली प्लानिंग रहती है। इसके अलावा हमारे पास जो डिजिटल क्लासरूम्स हैं, जिसके अंदर हर क्लास में लगभग डिजिटल बोर्ड उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से, जिसके माध्यम से हम नीट के अंदर जो खासतौर पे मैं बायोलॉजी की बात करूँगा तो जिसमें बच्चे एनिमेटेड जो वीडियोस होते हैं उससे अच्छी तरीके से विजुअलाइज करके उसको फील कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको एनिमेटेड वीडियोस को देख के वो अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास अच्छी तरीके से सुविधा है। इसके अलावा डाउट काउंटर्स हो गए, जहाँ पे बच्चा अपने डाउट लेके आता है, टीचर्स से उसको 1-to-1 डिस्कशन होता है उसके साथ। और इसके साथ साथ टाइमली सेमिनार हो गया, और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ है, नाइट कैंप है, नाइट स्टडी कैंप है, सेल्फ स्टडी टास्क है। तो ऐसे बहुत सी हमारे पास फैसिलिटीज़ है जो हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनने के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू। जो नीट और आईआईटी आप दोनों की तैयारी करवा रहे हो, इन दोनों की प्लानिंग अलग अलग रहती है, क्लास अलग अलग है, टेस्ट शेड्यूल अलग अलग है, या इन दोनों को किस प्रकार से आप देखते हो? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे जो बैचेज़ हैं वो नीट और आईआईटी के पर्सपेक्टिव से सेपरेटेड हैं, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम्स जो है उनकी सोच, उनकी थिंकिंग अलग है। तो इसीलिए उनका जो स्टडी मटेरियल है, उनके जो पेपर डिज़ाइनिंग होती है वो उसी ऑन द बेसिस ऑफ जो अपना सिलेबस है, चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव से मान लो चाहे आईआईटी के, दोनों का सेपरेट अलग बनता है सर पेपर। दोनों के बैचेज अलग रहते हैं, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंट रहता है, बिल्कुल एग्जाम लेवल में डिफरेंट रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन मेरे मित्र हेमंत जी सर से है। जो फाउंडेशन और स्कूलिंग है, इन दोनों का पढ़ाने का और इन दोनों में डिफरेंट कितना मानते हो आप? क्या डिफरेंट है दोनों में पढ़ाने के अलावा नॉलेज के साथ में? हमारे अभिभावकों को आप ये बताइए कि इसमें कितना प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है, या केवल बच्चे का जो मानसिकता रहती है वही इस पे है? इस पे जरूर बताइए कि स्कूलिंग और फाउंडेशन में अंतर क्या है। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने पूछा फाउंडेशन और स्कूलिंग में अंतर क्या है, तो ज़्यादातर अपने जो ग्रामीण इलाकों में जो अभिभावक हैं उनकी मानसिकता ये सेट रहती है कि फाउंडेशन के साथ परसेंट नहीं बनेंगे या स्कूलिंग में अच्छे परसेंट बनेंगे। तो आपको मैं देना चाहता हूँ कि फाउंडेशन का नाम ही है बच्चे का बेस तैयार करना, उसकी नींव को तैयार करना। तो ये तो आपकी गलत धारणा है कि फाउंडेशन आपके स्टूडेंट बच्चे का परसेंट तोड़ेगा, क्योंकि अभी इस साल निशा फाउंडेशन ने ऐसे स्टूडेंट तैयार किए हैं जो फाउंडेशन के साथ भी अच्छा स्कोर किया है। उन्होंने 97.40 98% तक आपने दिए विथ 12th फाउंडेशन के साथ। बच्चा 2 साल हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ ही जुड़ा हुआ था और अच्छा स्कोर तैयार करके गया है। फाउंडेशन में स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं सर, कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाते हैं। अगर स्टूडेंट आगे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहता है तो वहाँ पर भी उसको बहुत हेल्प मिलती है फाउंडेशन कोर्स का। लेकिन स्कूल में है ना, ज़्यादातर बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि मेरे को पास होना है, परसेंट बन जाए, तो वो केवल बुक्स के किताबी ज्ञान को ही नॉलेज के रूप में लेता है, वो उनको अप्लाई करना नहीं सीखता। फाउंडेशन में एक क्वेश्चन को करने के हज़ारों कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक मेथड सिखाया जाता है, जीरो से लेकर के जो हाई लेवल तक होता है सब कुछ तरीका बताया जाता है। लेकिन स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स भी जब पढ़ाते समय ऐसे बोल देते बेटा ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर ये दे देते।
फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जैसे उनका रूट जोन तैयार होता है, बच्चों को रूट जोन से तैयार करते हैं और आगे जाने के बाद आप चाहे सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं तो वो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूलिंग वाले बच्चों पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है। तो इसका क्या कारण रहता है कि फाउंडेशन वाले बच्चे ज़्यादा सक्सेस रहते हैं? क्योंकि सर वो जब 2 साल का कोर्सेज कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं बहुत अच्छे लेवल की स्टडी कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी उसको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का, जैसे मैंने बताया, सिखाया जाता है। ऊपर ऊपर की बातें नहीं बताई जाती, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा तरीके से समझाया जाता है क्लासरूम में। उसको बिल्कुल कभी ऐसे फील ही नहीं होता कि मेरे को सिर्फ इतना सा करना है। हमेशा से उसके माइंड में एक लेवल सेट रहता है कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, और उसको जब तक वो अचीवमेंट नहीं मिलती तब तक वो बैठता भी नहीं है शांति से। जी सर, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आप तैयार करते हैं और 10th क्लास का बिल्कुल एक कोमल सा बच्चा रहता है, पास आउट वाला बच्चा, आप उसको कैसे मजबूत बनाते हैं कि वो अपने आप को डॉक्टर फील करे, अन्य बच्चों से अलग फील करता है? इस चीज़ के लिए आप कैसा माहौल और उसको किस मानसिकता से उसको तैयार करते हैं? देखिए सर, इसमें जब बच्चा 10th क्लास पास आउट करके अपने 11th फाउंडेशन बेस से जुड़ता है तो सर्वप्रथम हम उसकी मानसिक जो गतिविधियां हैं, जो वो उसका ब्रेन पहले क्या सोच रहा था, वो एज ए स्टूडेंट जब था वो एक स्कूलिंग स्टूडेंट था जिसमें उसका रिटर्न पर ज़्यादा फोकस था और इसके साथ साथ चीज़ों को रिमेंबर ज़्यादा रखना पड़ता था। लेकिन हम जैसे ही वो 11th में आता है तो हम बच्चों के सबसे पहले मानसिकता जो है उसकी वो इस टाइप से करते हैं कि आपको कंडीशंस जो हैं उन कंडीशंस को देखते हुए सवालों के अंदर आप कंडीशंस ढूंढो और फिर उनका उत्तर देखो आप। क्योंकि स्कूलिंग के अंदर आपको डायरेक्ट कंडीशन दिख जाती है, लेकिन फाउंडेशन और जो स्कूलिंग है उसका सर मैं एक बार में ही अगर कंक्लूजन करना चाहूँ तो सिर्फ इतना सा है कि अगर आप बात करोगे स्कूलिंग की तो उसमें आपको सवाल में कंडीशन दे रखी होती है, लेकिन फाउंडेशन में बच्चों को उस सवाल में कंडीशन ढूंढ के उस सवाल को हल करना पड़ता है। इस चीज़ के लिए हम उन बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए बच्चा शुरुआत के जो फेज़ होता है जिसमें हम 3-4 महीने जो होते हैं उसको ओमार बनाने का काम होता है। क्योंकि बच्चा पहली बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट देता है तो काफ़ी वो गलतियाँ करता है, तो उसको हम ओमार भरना सिखाते हैं। इसके अलावा टेस्ट का जो टाइम को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि सर ये खेल जो है वो केवल एक्यूरेसी का नहीं है, ये खेल जो है वो कंसिस्टेंसी, टाइमिंग प्लस एक्यूरेसी का है। जिसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको इसके साथ साथ कि भाई प्रश्न सोल्व करना है वो टाइम के पर्सपेक्टिव से, टाइम के रेस्पेक्ट से, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होने लग जाती है। और वो तो एक मानसिक अपनी साइकोलॉजी होती है कि हम अगर लगातार कई चीज़ों को निरंतर रेगुलर की कई चीज़ों को कर रहे हैं तो अपने एक जीवन का हिस्सा, एक आदत बन जाती है अपनी। ये है जी सर। हेमंत जी सर, मुख्य रूप से नीट और IIT एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 मुख्य चीज़ हम मानते हैं, समय पे सिलेबस विद कंसेप्ट और उसका फिर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, टेस्ट सीरीज उसकी बहुत अच्छी हो। इसके लिए आपके पास निशा फाउंडेशन में किस प्रकार की प्लानिंग आपके पास रहती है? देखो सर, इसके लिए हमने पूरा जो सेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिनका अलग अलग नाम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 दे रखा है। फेज जो 1 है वो लगभग 180 डे का रहता है। 180 दिनों में हम 70% के करीब सिलेबस करवा देते हैं और इसमें बच्चे के 2 प्रकार के टेस्ट लगते हैं, माइनर और मेजर। हर 12 दिन से ये टेस्ट लगते हैं, जिसमें नीट का जो पैटर्न रहता है 200 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के 50-50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से बच्चे को 45-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 720 मार्क्स का ये पेपर रहता है और बच्चे का 3 घंटे का ये पेपर लगता है। बच्चा आराम से पेपर देता है, दूसरे दिन जाकर के सोल्व करता है, आंसर की भी साथ दे दी जाती है और बच्चे का रिजल्ट भी तुरंत भेज दिया जाता है। और बाद में दूसरे दिन बच्चा आकर के क्लास में टीचर्स उसको पेपर सोल्व करवाते हैं, बच्चा कोई डाउट रहता है तो वो पूछ लेता है। साथ के साथ जो इस टेस्टों में करंट में जो टॉपिक चल रहे होते हैं क्लास में वो सिलेबस रहता है। जो दूसरा जो फेज होता है वो लगभग 60 डे का रहता है, जिसमें जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी कंप्लीट करवाया जाता है और पीछे जो 70% सिलेबस हो गया उसका रिवीजन भी करवाया जाता है। तो इसके लिए एक नई टेस्ट सीरीज माइनर और मेजर के साथ ही RTS के रूप में बच्चे को दी जाती है और बच्चा पीछे वाले टेस्टों में जो गलतियां कर रहा था उन गलतियों को सुधारने का मौका भी RTS में ही मिलता है। बच्चे की अगर सिटिंग पावर नहीं हो पा रही है तो अभी से ही उसको सिटिंग पावर भी दी जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट पहले तो फिर बच्चा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंडली डिप्रेस में चला जाए।
तो उसके लिए बच्चे को अभी से ही लगभग 7 से 8 घंटे की सिटिंग पावर इंस्टीट्यूट द्वारा एक प्लानिंग के साथ बच्चे को प्रोवाइड करवा दी जाती है। और ये जो सेकंड फेज है इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस हो जाता है और एक बार पीछे वाले 70% जो सिलेबस हुआ था उसका रिवीजन भी हो जाता है टेस्ट सीरीज के थ्रू। लास्ट जो फेज है वो लगभग 30 दिन का रहता है, जिसमें बच्चे को 3 प्रकार से सिलेबस पूरा रिवाइज करवा दिया जाता है। फुल सिलेबस के टेस्ट लगते हैं जिसको हमने VTS नाम दिया है। उसमें 3 बार बच्चे का टेस्ट सीरीज के थ्रू ही रिवीजन हो जाता है। उसमें 10 से 15 प्री नीट भी लगवाए जाते हैं, पार्ट टेस्ट भी रहते हैं जिसमें रैंक इम्प्रूवमेंट करना भी बताया जाता है। बच्चा कौन सी मिस्टेक्स अब तक कर रहा था उनको सुधारना भी बताया जाता है। सारे के सारे जो अपने पेपर है वो NCERT बेस से रहते हैं और नीट के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं। थैंक यू सर। अगला जो क्वेश्चन है हेमंत जी सर, बच्चे की जो 24 घंटे की प्लानिंग है वो आप कैसे तैयार करते हैं? स्पेशली एग्जाम्स का जो टाइम होता है उस समय आप 24 आवर्स का जो यहाँ कहा जाता है कि निगरानी बच्चे पे रहती है, उसको कैसे तैयार करते हो आप? सर जो 24 आवर्स की जो निगरानी है उसके दौरान क्या टीचर जब बच्चों के साथ 6-7 घंटे पूरी साल भर जुड़ा हुआ रहता है तो वो हर एक बच्चे का माइंड पहचान जाता है कि बच्चा क्या गलतियाँ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट रहते हैं 3-4 महीने का जब उसके पास टाइम रहता है तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का जो हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, उसमें टीम के हर एक मेंबर्स बच्चे के ऊपर आराम से पूरा ध्यान देते हुए उनकी गलतियों को बार बार सुधारने का उनको मौका देते हैं। बच्चा जब भी गलती कर रहा होता है तो उसको डांटते हैं, समझाते हैं, हर प्रकार से उसको हेल्पफुल बनाने के लिए योगदान देते हैं। और लास्ट मोमेंट पर जब बच्चे के साथ गलतियां सुधारने का उनको ये कोई बताने वाला रहता है कि आज तू ये गलत कर रहा है, तो बच्चा और ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है। ये बोलने को है कि 24 घंटा, लेकिन बच्चे को क्या थोड़ा सा माइंडली डिप्रेशन ना आए इसके लिए बच्चे को एक अच्छा सा टाइम दिया जाता है जिसमें वो माइंड को भी एकदम फ्रेश रखता है। तो ये जो अपना स्टडी टास्क है वो लगभग 15 से 18 घंटे का ही रहता है। बाकी बच्चा आराम से फ्री माइंड रहता है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बच्चे को ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं आना चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन की ओर लेके चलेंगे स्पेशल सोएब जी सर आपसे। नीट वाले जो बच्चे हैं फिजिक्स की बहुत बड़ी समस्या रहती है, आपकी क्या प्लानिंग रहती है कि बच्चा फिजिक्स से उसको बहुत ईजीली हंसते हंसते उसको क्रैक कर दे? उसकी एक स्ट्रेटजी आपकी कैसी रहती है वो ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल सर, ये एक वहम ही मान लो या भ्रम मान लो कि बच्चों को अक्सर रहता है, नीट वाले स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें मैथमेटिकली उनकी कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी वीक रहती है। इस वजह से फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको पुटअप करने में बच्चे थोड़े हिचकिचाहट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को एकदम मेंटली प्रिपेयर रखता हूँ इसके लिए। मैं सर्वप्रथम जब फिजिक्स को पढ़ाने जाता हूँ तो पहले यही डर उनके दिमाग से निकालता हूँ कि जो फिजिक्स है वो आपके सिलेक्शन को रोकती ज़रूर है लेकिन रैंक भी आपकी फिजिक्स ही डेवलप करके देती है। और इसके साथ साथ मैं 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक तो बच्चे के कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसके साथ साथ मैथ्स, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने अगर अप्रोक्सीमेट 150-200 बच्चे बैठे रहते हैं तो उनमें से मेरे को 200 बच्चों की पूरी सोच मेरे को लेके चलनी पड़ती है कि अगर कोई मैथ से रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो मैं उसको स्किप नहीं करता हूँ, उसको एकदम ग्राउंड लेवल पे ले जाके उसको हाई लेवल पे लेके जाता हूँ ताकि जो बच्चे हैं वो सिमिलरली उस क्वेश्चन को पकड़ सके। क्योंकि कई बच्चों की मैथ्स कमज़ोर रहती है तो मैं उसको भी एकदम डेप्थ में लेके जाता हूँ। तो ऐसा करते रहने से, रूटीन करते रहने से उनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। कैलकुलेशन में डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले सवाल भी करवा देता हूँ, वैल्यूज़ उनको याद करवा देता हूँ कि बेटा 1.33 का मतलब 4/3 होता है। ऐसी कई ऐसे बीच बीच में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं या वैल्यूज़ आती है जो मैं उनको अच्छी तरीके से बातों ही बातों में हंसते खेलते उनको सिखा देता हूँ। इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर देखे जाए अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कंडीशन के हिसाब से अलग होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन नया होता है। आप केमिस्ट्री की बात करोगे तो केमिस्ट्री में लगभग जो सवाल होते हैं वो एक कंसेप्ट पे होते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में कई कंडीशन अप्लाई हो जा सकती है। तो उसके लिए भी मैं बच्चों को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ कि इस एक सवाल के कितने पॉसिबल क्वेश्चन और तरीके से बन सकते हैं और इसका रिजल्ट कैसा हो सकता है, उस चीज़ पर भी मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ। और तो सर सब कुछ हो ही जाता है एकदम। कंसेप्ट लिस्टिंग सर इस साल एक नई पहल कर रहे हैं हम फिजिक्स में ख़ास तौर पे कि बच्चों को देखा जाता है, और ये केमिस्ट्री और आप बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट लिस्टिंग क्या है कि हम जैसे ही पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बच्चे को पहले ही 2 चीज़ें, फॉर्मूला और दूसरी चीज़ कंसेप्ट,
एक तो फॉर्मूला चार्ट बनवाते हैं उससे, ताकि उसके हर क्वेश्चंस जो है वो रिमेंबर रहे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और दूसरा कंसेप्ट लिस्टिंग। कंसेप्ट लिस्टिंग में होता क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, और बच्चा एक तरफ उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करता है, दूसरी तरफ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कौन से कंसेप्ट से पूछा गया है उसको साइड में लिखता है। कि जैसे मान लो कोई भी सवाल आ गया, 1D का कोई सवाल आ गया, तो ये कौन से 1D के कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन से हो रहा है, तो उसको साइड में लिख लेगा। तो उसको ये अंदाजा लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो अगला जो NTA जो है वो पेपर जो बना रहा है उसकी सोच क्या है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो सवाल करता जा रहा है, दूसरी तरफ कंसेप्ट बनाता जा रहा है। उसको पता चल जाएगा कि पिछले इन 15 सालों में कितने कंसेप्ट से कितने सवाल अपने बन चुके हैं, और जो कंसेप्ट उसको ज़्यादा रिपीटली नज़र आ रहे हैं वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है और बढ़िया तरीके से नंबर अप्रोच करता है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सभी का। तो ये हमारी निशा फाउंडेशन की नीट और IIT की फैकल्टीज और टीम मेंबर्स थे जिनका अनुभव आपके साथ शेयर किया गया। निशा फाउंडेशन के मेन कैंपस में आपको 11th-12th साइंस फाउंडेशन मिलेगा, और वहाँ पूरा का पूरा कैंपस में केवल साइंस नीट IIT बैचेज की तैयारी करवाते हैं। नीट के अलग बैचेज हैं, IIT के अलग बैचेज हैं, और स्कूलिंग के बैचेज अलग हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप भीड़ की वजह न बनकर भीड़ में न जाकर भीड़ की वजह बने, निशा फाउंडेशन को चुने। बहुत ही शानदार नीट और IIT की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, और सबसे मुख्य बात यह है कि तनाव मुक्त है। आपके नौनिहालों का हर प्रकार से मानसिक विकास रखा जाता है, और कहीं भी उनको गिरने का या मानसिक स्थिति गिरने की कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे बढ़िया इस इंस्टीट्यूट की विशेषता यह है कि बच्चा तनाव मुक्त तैयारी करता है, जो नीट IIT में मुख्य चीज़ रहती है। थैंक यू दोस्तों।